वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में बिहार पीएससी ने जो भी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो कराए हैं, उसका पेपर जो अभी हाल ही में दैट इज 24/8/2023 को हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसके पेपर का यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3 सितंबर को आपका एक पेपर है दैट इज द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का, जिसमें भी आपके पूरा जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये वाला पेपर का एनालिसिस करके ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। साथ साथ आपके जनरल साइंस में जो आपका पूरा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे भी आने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस पूरे पेपर को हम लोग 3 पार्ट में सॉल्यूशंस देंगे। पहले भी आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि जो भी आपके जनरल साइंस का बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पोर्शंस है उसको सॉल्व करेंगे, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो के पार्ट में हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ में करंट अफेयर का भी सॉल्व करेंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन वाले के लिए और अभी रिवीजन का टाइम चल रहा होगा, तो ये वाला जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी वाले पोर्शंस में या लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन पोर्शंस में आए हुए हैं, या जनरल साइंस कह सकते हैं, लाइफ साइंस तो कहना ठीक नहीं होगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन कह सकते हैं कि उसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स बना करके आया हुआ है। ओके, तो जैसे बहुत सारे पोर्शंस हैं, तो पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और चलते हैं उस वाले पोर्शंस पे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 89 से स्टार्ट है आपका यहाँ पे। बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस बेसिकली कह सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वाई सेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। सो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि वाई सेप्ड मॉडल क्या कहता है। एनर्जी फ्लो को लेकर के इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में दो लॉ आपको दिए जाते हैं, मॉडल पढ़ाया जाता है। एक तो आपको पढ़ाया जाता है यूनिफॉर्म मॉडल, मीन्स यूनिडायरेक्शनल वाला, जिसमें आप 10% लॉ पढ़ते हैं और 10% लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि सिर्फ एक टाइम पे मतलब एक जो ट्रैफिक लेवल पे ऑर्गेनिम्स होते हैं वहाँ से एनर्जी नेक्स्ट वाले में सिर्फ 10% ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वाई सेप्ट आपको ये बताता है जो लिट्रियस होते हैं और जो आपके ग्रेजिंग करने वाले होते हैं, दोनों का साइमल्टेनियसली जो रोल होता है उस चीज़ को बताने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि वाई सेप्ट जो एनर्जी फ्लो है मॉडल, वो क्या चीज़ डिपिक्ट करता है, क्या चीज़ बताता है। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा दिया गया था, तो बेसिकली ये आपके टी एच ओडम साहब हैं। और ओडम की आप बुक भी पढ़ते हैं इकोसिस्टम के लिए या इकोलॉजी के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है, 90 SO2 पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय। सो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे चाहे आपको यहाँ पे देके पूछ लेगा कि लाइकेन किस टाइप के पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर माना जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो लाइकेन है। लाइकेन जो कि आपका एल्गी और फंगस का एसोसिएशन मीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करने का वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एग्जाम्पल्स होता है। और ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर SO2 का क्या हो जाता है, पॉपुलेशन होती है, मतलब पॉल्यूशन होती है। तो बेसिकली इनकी प्रेजेंस इस बात को इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, पॉल्यूशन है। सो इस क्वेश्चंस के लिए जो आंसर सही है वो है दैट इज द लाइकेन। अगला सवाल है, द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। एक्चुअली में ये वाली जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है, गोवा में है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज द नन ऑफ द एबव। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, IUCN हेडक्वार्टर इज। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी पूछ लिया जाता है कि IUCN का क्या काम होता है, क्या इनके रोल होते हैं। कभी कभी आपसे इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत जानकारी में रहनी चाहिए। डायरेक्टली आप सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर पे ही नहीं जाइए, उसके पहले की जो चीज़ें होती हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है कि IUCN का क्या काम है, क्या ये करता है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी कभी कभी आपसे पूछी जाती हैं, राइट। तो
आपको ये जानकारी पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है। साथ साथ में आपको यहाँ पे देखेंगे कि आईयूसीएन स्टैंड फॉर व्हाट, कई बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो आईयूसीएन का मतलब होता है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर में मतलब कि जो भी आपके नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये सब सारे वेटलैंड है, ये सब के लिए आपका एक इंटरनेशनल यूनियन बनी हुई है जो कि कंजर्व करता है इन नेचर की चीज़ों को। उसके लिए कमेटी है या एक बॉडी है जिसका हेड क्वार्टर जो है वो बेसिकली आपका कहाँ पे है, दैट इज स्विट्जरलैंड में, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सही आंसर है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे बात ही कर रहा था, 10% लॉ इसको आप बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको आप बेसिकली ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे। ये सारा क्वेश्चंस आपको अगर 10th स्टैंड तक की आपकी बायोलॉजी तैयार है तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। निमेटोफोर्स आर प्रेजेंट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, ये रूट में पाए जाने वाले एक ऐसे पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट को, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ प्लांट को रेस्पिरेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। इनका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन से पार्टिसिपेट करना, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। और ये कुछ स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट में ही से पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है जो कि पानी में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स का मतलब होता है जो कि सूखे में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स का मतलब होता है जहाँ पे सलाइन कंडीशन होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो निमेटोफोर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट में पाए जाते हैं जो कि मार्सी प्लेसेस पे होते हैं, दलदले वाले पे, या फिर आपके सलाइन वाले प्लेसेस पे हों। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन निमेटोफोर्स का पाया जाना मतलब इनको हेल्प करता है इन प्लांट्स को जो कि सलाइन कंडीशंस पे या मार्सी प्लेसेस पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उनको रेस्पिरेशंस करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके वो होते हैं जो कि किसी प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके रिएक्शंस करने से बनने वाला जो प्रोडक्ट है और वो भी एज अ पॉल्यूटेंट का काम करे, तो उसको आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए SO2, ओजोन, PAN दे रखा है। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो SO2 है आपके नेचर में पाया जाता है और ओजोन भी आपके पाए जाते हैं। तो इसमें से क्या है, दैट इज PAN। PAN का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि फुल फॉर्म इसका क्या होता है और कहाँ से आपको ये बनता है। तो फुल फॉर्म इसका होता है दैट इज द परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको पैन बोलते हैं PAN के नाम से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट। और ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में या नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तब बनता है जब आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो जब जैसे लाइक एज अगर आपका कोई स्मोक है, स्मोक का पार्ट अगर कोई रिएक्शंस करेगा तब जाकर के यहाँ पे PAN का फॉर्मेशन होता है। तो ये बाकी आपके दोनों क्या है, प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं, ये भी आपका प्राइमरी का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। अगला सवाल फिर से आपका इकोसिस्टम से है। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इसको लिंडमैन ने दिया था। ये लॉ बड़ा ही फेमस रहा है, लोअर क्लासेस में भी आपको पढ़ाए जाते हैं। सो यहाँ से आपने देखा कि जो लाइफ से मतलब कि एक तरीके से जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी के फील्ड में, वो ज़्यादातर आपके इकोसिस्टम से लेकर के और इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके जाते हैं। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल है तो हिंदी में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे जनरली बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 60 mm की जो है वो बारिश जो होती है वो होती रहती है, तो उसको आप बोलते हैं। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो जैसा कि आपने अगर यहाँ पे इंडिया का मैप में देखा होगा इस तरीके से, तो अंडमान निकोबार का जो एरिया होता है वो पूरा का पूरा आता है आपका इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। साथ साथ में केरला भी आता है और थोड़ा सा पोर्शन आपका आसाम का भी आता है। मतलब ये जो आपके अरब के इस साइड में रहते हैं, इस पास में पाए जाने वाले स्टेट्स हैं, उन पे आपका उनमें क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट इज द केरला इसके लिए क्या है, आंसर सही है। द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन इन इंडिया इज। इंडिया में मीथेन का जो सोर्सेस है वो क्या है, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। राइस फील्ड, राइस की जो फील्ड होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन का CH4 का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर इज।
बहुत सब बेसिक से क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर सबसे पास में होता है, मान लीजिए अगर आपका ये अर्थ है, सबसे नियर बाय में क्या होगा, ट्रोपोस्फियर होगा, फिर इसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर होगा, फिर इसके बाद आपका मीजोस्फियर होगा, फिर इसके बाद आपका आइनोस्फियर होता है। ये सारे तरीके से होते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे जो मीजोस्फीयर्स होती है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कूल होता है, कोल्ड पार्ट भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज रिफर्ड टू एज। यहाँ पे देखिए आपको ये तो कोई इशू होगा नहीं। ये दोनों टर्म्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रिफिकेशन का क्या डिफरेंस है, ये देख लीजिए। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी रिवर में, किसी भी पॉन्ड बॉडीज में, किसी भी वाटर बॉडीज में अगर आपके जो केमिकल टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनका एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन, तो उसे आप बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का होता है कि लिविंग सिस्टम में उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए, उसको आप बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका आंसर है, दैट इज B is the right answer for this question, that is the biomagnification. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जस्ट मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पाइनियर स्पीसीज इन जेरार्ड सक्सेशन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनका मतलब पता होना चाहिए। ऐसे स्पीसीज जो कि उस फील्ड में सबसे पहले इस्टेब्लिश किए हों, और उनके इस्टेब्लिश होने के बाद सारी चीज़ें वहाँ पे लिविंग सिस्टम के पार्ट ग्रो किए हैं। जेरार्ड्स का मतलब होता है जहाँ पे वाटर डिफिशिएट हो, मीन्स पूरी तरीके से वाटर खत्म हो चुका हो। सक्सेशंस का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें अब एक तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाए, राइट। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चंस के लिए जो आपका आंसर है, दैट इज द लाइकेन। लाइकेन आपका पाइनियर स्पीसीज माना जाता है जेरार्ड सक्सेशन के लिए। रामसार कन्वेंशन एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, किस चीज से ये रिलेटेड है, तो इसके लिए आंसर है दैट इज वेटलैंड। और वेटलैंड को सब कंजर्व करने के लिए रामसार बनाए गए, कन्वेंशन इनका वो किया गया। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या है, दैट इज सी है, मीन्स कैडमियम, सी डी। मरकरी से आपका होता है डिजीज, दैट इज मिनीमाटा, इसको भी आप अच्छे तरीके से जानते रहिए। आयरन से आपका होता है दैट इज द एनीमिया। तो इन सब क्वेश्चंस को आपसे कभी कभी सवाल पूछा सकता है। एक डिजीज और भी होती है बहुत ही फेमस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इससे भी आपसे सवाल आपसे बनता है कि ये किससे वजह से होता है। तो कार्बोक्सीमीथेन के नाम से एक कंपाउंड पाया जाता है, उसके कंसंट्रेशन की वजह से उसकी वजह से होता है। यहाँ पे याद रखिए, मरकरी से आपका क्या होगा, दैट इज द मिनीमाटा। कैडमियम से क्या होगा, दैट इज द इटाई इटाई। आयरन से क्या होगा, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या है, सी सही है, दैट इज द कैडमियम। Which one of the following is not included under in situ conservation? कंजर्वेशन जो होते हैं आपके एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है जो जहाँ पे जो उनका नेचुरल प्लेस है उसी पे उनको क्या करना, कंजर्व करना। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि उनको उनके नेचुरल प्लेस से निकाल कर किसी स्पेसिफाइड एरिया पे क्या करना, ला करके रखना। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, नेशनल पार्क आते हैं, डेफिनेटली आता है। बायोस्फीयर यहाँ पे दे नहीं रखा, वो आपका वो भी आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आता है। बॉटनिकल गार्डन आपका नहीं आता। बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन या पार्क जो होते हैं, ये सभी बेसिकली आपके जो आते हैं वो किस में आते हैं, एक सी टू में आते हैं। तो इसके लिए जो आपका आंसर सही होगा, दैट इज द ए, मीन्स बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि ये दोनों। और इसके साथ साथ में एक और भी है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी आपका किस में आता है, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं उसमें अभी ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बायोलॉजी वाले पोर्शंस में आपको बेसिकली प्रिपरेशन ज़्यादातर कहाँ से करना होगा, दैट इज़ द इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम से। अभी नेक्स्ट एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा आपका इकोलॉजी के जो की पॉइंट्स होंगे जहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समराइज करेंगे। सो होपफुली कि ये सारे जो क्वेश्चंस आपसे यहाँ से डिस्कस किए गए हैं बायोलॉजी वाले, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके एग्जाम्स में के प्रिपरेशंस में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।